दोस्तों, आपका हमारे चैनल नोट बोर्ड में फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने 10 से ज़्यादा MCQ देखेंगे। इस वीडियो में हम 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उनके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। ये MCQ टाइप नहीं होंगे, लेकिन जब MCQ में आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देश को निर्वाचित क्षेत्रों में कौन बांटता है। आपको पता ही होगा, हमारा देश बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बंटता है, जहाँ हर निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव होते हैं। फिर वहाँ से विधायक चुना जाता है, फिर उनके द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी उच्च अधिकारी है उनका चयन होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा परिसीमन आयोग जो है देश को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटता है। दूसरा है 1989 तक मताधिकार कितने वर्ष था। उत्तर होगा 21 वर्ष। 1989 तक मताधिकार जो था 21 वर्ष था, अब ये है 18 वर्ष। ठीक है। तीसरा, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। परिसीमन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं। SC जो होते हैं अनुसूचित जाति, उनके लिए लोकसभा में कुल 79 सीटें होती हैं। ठीक है। पांचवा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं। अनुसूचित जाति जो होती है SC, उनके लिए 79 सीटें, और अनुसूचित जनजाति जो है ST, उनके लिए 41 सीटें होती है लोकसभा में आरक्षित। ठीक है। छठा, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देश के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। तो छठे का उत्तर होगा सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त वही होता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष को कहते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है। सातवां, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। विधायकों द्वारा। उत्तर होगा इसका। तो जो हम हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है, फिर वह सभी मिलके राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन करते हैं। आठवां प्रश्न, चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा कौन तय करता है। इसका उत्तर होगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो है वही तय करता है कि चुनाव में इस बार कितने निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा चुनावों में पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। उत्तर है 543 निर्वाचन क्षेत्र। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। 10वां प्रश्न, बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जो सबसे आगे चुनाव में रहा वही जीता। इसी व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो सबसे आगे रहा चुनाव में, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, उसी को माना जाता है मुखिया। ठीक है। तो इसी व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। क्या भारत में बहुलवादी व्यवस्था मौजूद है। इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि भारत में भी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो चुनाव में सबसे आगे रहता है, उसी पार्टी को मुखिया बनाया जाता है। उसमें से कोई अध्यक्ष बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। 12वां, निर्वाचन किसे कहते हैं। उत्तर है प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। जो भी प्रतिनिधि है उनको चुनते हैं तो उसे चुनाव या फिर निर्वाचन कहते हैं। 13वां प्रश्न, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। देखो, लोकतंत्र को दो तरीके से मोटे तौर पे बांट दिया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन सा। वह लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार के फैसलों चुनाव में भाग लेती है। मतलब जनता सीधे सीधे सरकार के फैसले जो भी है उसमें भाग लेती है। जो भी चुनाव होते हैं सीधे सीधे सरकार के अध्यक्ष को जनता चुनती है। ठीक है। 14वां है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। वह लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि सरकार चलाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जैसे हम निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देते हैं, फिर वहाँ से विधायक बनता है, फिर विधायक जो है वो आपस में करके राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, फिर वहाँ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बनते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम जो वोट देते हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है, क्योंकि हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। 15वां प्रश्न, आम चुनाव किसे कहते हैं। वह चुनाव जो हर 5 वर्षों के बाद होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। आपको पता ही होगा, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, उसे ही आम चुनाव कहते हैं। आखिरी प्रश्न 16वां, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया गया था।
क्योंकि ये आम आदमी के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुआ था। ये आसान है बहुत, क्योंकि जिसके ज़्यादा वोट उसी को मुखिया माना जाता है। तो ये बहुत आसान है आम आदमी के लिए और सबको पता भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो, ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में जो भी नॉलेज है वो ले सके। प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहे।